अरण्या ने एक बार अपने सामने बिस्तर पर पड़े अभिराज को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े उस छोटे मिट्टी से बने बर्तन को। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? अब मैं इसे इतने छोटे से पतीले में कैसे डालूं? इससे तो खाद बना पाना भी मुश्किल है। हे भगवान, अब मैं इतने बड़े राक्षस का क्या करूं? अरण्या ने पतीला वहीं जमीन पर रख दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर उलझन से उसे देखते रहने के बाद उसे दादी माँ की सुनाई हुई कहानियों की याद आ गई। कहीं ये कोई जंगली शैतान तो नहीं है? अरण्या ने जल्दी से उठकर उसकी नाक के पास हाथ लगाया। ये तो जिंदा है, अगर जागने के बाद ये मुझे खा गया तो? अरण्या घबराहट से कुछ कदम पीछे हट गई। पर दादी माँ ने बताया था, इन जंगली शैतानों के पास कोई शक्ति पुंज होता है जिसमें उनकी शक्तियाँ होती हैं। अगर मुझे वो शक्ति पुंज मिल जाए तो फिर मुझे किसी का डर नहीं रह जाएगा। मेरे पास इतनी ताकत आ जाएगी कि मैं किसी का भी मुकाबला कर सकती हूँ। हाँ, कितनी समझदार हूँ मैं। अरण्या ने खुद अपनी ही तारीफ की। एक पल को उसे लगा कि ये कौवा, राक्षस या जंगली शैतान जो भी है, क्या बेहोशी की हालत में इसका शक्ति पुंज लेना सही होगा? मगर फिर उसने खुद को विश्वास दिलाया कि ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आखिर तभी तो ये प्राणी सीधा आसमान से यहाँ उसके पास आकर टपका है। अपने हाथ में पकड़ी मिट्टी खोदने वाली खुरपी से उसने 2-3 बार अभिराज को टोचा, मगर जब उसने कोई हरकत नहीं की तो वो निश्चिंत होकर उसके पास आ गई और उसकी तलाशी लेने लगी। उसने पहले उसका मुंह और आंखें जबरदस्ती खोलकर इस उम्मीद में अंदर झांका कि शायद शक्तिपुंज वहां छुपा हो सकता है। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने अभिराज के कपड़ों की तलाशी ली। वहां भी कुछ नहीं मिला तो उसने परेशान होकर उसके पूरे शरीर को टटोलना और यहाँ वहां दबाकर देखना शुरू किया। उसने ये भी सुना था कि ये शक्तिपुंज जंगली शैतानों के शरीर के किसी हिस्से में ही छुपा होता है। शायद इसी तरीके से उसे शक्तिपुंज का पता चल जाए। पूरे शरीर को चेक करते हुए अरण्या के हाथ अभिराज के पैरों के बीच जाकर रुक गए। ये क्या चीज है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। उसने असमंजस में शरीर के उस हिस्से को 2-3 बार हाथ से छुआ और फिर उसकी आंखें फैल गईं। कहीं यही तो नहीं है छुपा है वो शक्तिपुंज? जो भी हो, इससे पहले कि ये शैतान जाग जाए, मैं इसे बाहर निकालकर जल्दी से खा लेती हूँ। अरण्या ने आसपास नजरें दौड़ाईं और उसे एक बड़ा सा चाकू नजर आ गया जो लकड़ियों को तराशने के काम आता था। उसने वो चाकू उठाया और अभिराज की तरफ बढ़ गई। अब तक के खोक पीट के बाद अभिराज भी होश में आने लगा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखने की कोशिश की। तब तक अरण्या ने चाकू लेकर पूरी ताकत से उसके ऊपर वार कर दिया। ये देखकर अभिराज की सारी बेहोशी एक ही पल में गायब हो गई और वो घबरा कर उठ बैठा। अगर उसे पीछे हटने में एक पल की भी देर हुई होती तो अरण्या उसके सबसे प्रीशियस बॉडी पार्ट के टुकड़े कर चुकी होती। अभिराज के पीछे हटने की वजह से अरण्या के हाथ में पकड़ा वो चाकू बिस्तर में जाकर धंस गया। अपना वार खाली गया और अभिराज को जागा हुआ देखकर उसके छक्के छूट गए। अगर इस जंगली शैतान को पता लग गया कि वो उसके शक्तिपुंज को चुराने की कोशिश कर रही थी तो वो पक्का उसे मार डालेगा। घबराहट में वो उससे बहुत दूर एक दीवार के पीछे छुप गई। अभिराज ने सदमे से उस बड़े से चाकू की तरफ देखा जो अब भी उसके पैरों के बीच धंसा हुआ था। घबराहट की वजह से उसकी सांसें अब तक तेज चल रही थीं। अरण्या ने अब डरते हुए दीवार के पीछे से झांका और उस एक पल में उन दोनों की नजरें आपस में मिली। अरण्या भूरे रंग के सख्त खाल वाले किसी पेड़ के जैसी दिखती थी। उसके सिर पर काले रंग के बाल थे जो उसके कंधे तक आते थे। अपनी स्किन कलर और टफ पर्सनैलिटी के बावजूद वो नवाजों के बाकी लड़कों की तरह ही स्मार्ट नजर आ रही थी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर अरण्या दीवार के पीछे से बाहर आ गए और अभिराज से एक सुरक्षित दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अच्छा हुआ कि तुम जाग गए, उसने भरसक अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। अभिराज ने उसके ऊपर ध्यान दिए बना ही अपने चारों तरफ नजर डाली। ये कौन सी जगह है? क्या मैं किसी नरभक्षी प्रजाति के इलाके में हूँ? ये नरभक्षियों का इलाका नहीं है। तुम इस वक्त कानन वन की सीमा में हो और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम भी मेरी जान नहीं ले सकते। अरण्या ने कुछ नाराजगी के साथ जवाब दिया। अच्छा, मैंने आज तक पहले किसी को इतना बड़ा चाकू मारकर किसी की जान बचाते नहीं देखा है। अभिराज ने उसके ऊपर तंज कसा। अरण्या एक पल को हड़बड़ाई मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। देखो, तुम आसमान से यहाँ हमारे बगीचे में आकर गिरे थे। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। तुम्हें पता भी है, तुम्हें होश में लाने के लिए कानन वन के सबसे दुर्लभ फूलों से बनाया हुआ शहद मैंने तुम्हें खिलाया था। उस शहद को खाकर कमजोर से कमजोर शरीर में भी 10 हाथियों की ताकत आ जाती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। देखो, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे और फटे हुए हैं। मैं तो बस इन्हें बदलने के इरादे से ही तुम्हारे पास आई थी। फिर मुझे तुम्हारे पेट के पास कुछ सामान मिला। तुम्हें उसे ऐसे खुलेआम नहीं रखना चाहिए। किसी ने चुरा लिया तो लाओ, मैं उसे सुरक्षित जगह पर रख देती हूँ, बाद में तुम उसे ले सकते हो।
अरण्या वापस उसकी तरफ बढ़ी, मगर इस बार अभिराज ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, अरण्या ने अपना छुड़ाने के लिए जोर लगाते हुए कहा। अब उसे लग रहा था कि शक्तिपुंज के लालच में इस जंगली शैतान के करीब आकर शायद उसने गलती कर दी है। दूसरी तरफ उसका हाथ थामते ही अभिराज के हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सामने खड़ा पेड़ जैसा दिखने वाला ये शख्स असल में कोई लड़की है। तुम लड़की हो? वो कोई सामान नहीं है, मेरे शरीर का हिस्सा है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लड़के और लड़कियों के शरीर अलग अलग होते हैं? मुझे नहीं पता था कानन वन के लोग इतने बेवकूफ हैं। अभिराज ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। देखो, तुम अपने ज्ञान की नदियां मेरे सामने मत बहाओ, समझे? मुझे सब पता है। हमारी दुनिया में पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे होते हैं। मैं एक फूल हूँ और तुम पक्षी। महारानी कणिका ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हारी जान लेकर ही मानेंगी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हो। अरण्या उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाती हुई बोली। अभिराज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, मगर फिर चुप हो गया। उसने जैसे ही अरण्या का हाथ छोड़ा, वो कमान से निकले तीर की तरह छूटकर वापस दीवार के पीछे जा छुपी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कानन वन अब भी उन पिछड़े इलाकों में से है जहाँ तक शिक्षा न के बराबर पहुँची है। ऐसे जंगलियों के साथ रहने वालों से समझदारी की उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है। चलो, कम से कम तुमने माना तो सही कि पक्षी बेवकूफ़ होते हैं, अरण्या ने मुंह बिचकाते हुए जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर अभिराज का खून खौल रहा था। जिनके पास खुद अकल नहीं, उनकी बातों का मैं वैसे भी बुरा नहीं मानता। वैसे भी तुम्हारी उम्र काफी कम लगती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अरण्या रोशनी में आई तो अभिराज को उसके गले में लताओं और फूलों से बना एक छोटा सा हार नजर आया। रूपांतरण पुष्पहार? अभिराज ने आश्चर्य से अरण्या की तरफ देखा। इस लड़की के पास इतना कीमती हार कहाँ से और क्यों? मतलब अरण्या का जो रूप वो देख पा रहा था वो बस आभासी था। उसने अपना असली रूप छुपा रखा था, लेकिन क्यों? अभी अभी उसने जो बर्ताव किया था उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इतनी समझदार हो सकती है। तो क्या किसी ने जानबूझकर अरण्या का असली रूप छुपाने के लिए उसे ये रूपांतरण पुष्पहार पहनाया है? वो क्यों चाहता है कि अरण्या का असली रूप किसी के सामने ना आए? जानने के लिए जरूर देखिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।